गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक नया दिन जब होता है तो आपको एक नई एनर्जी का एहसास भी होता है और आप उसी एनर्जी के साथ पूरे दिन का आगाज भी कर रहे होते हैं और पूरे दिन में आप आगे बढ़ भी रहे होते हैं। लेकिन पूरे दिन की प्लानिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डू यू प्लान योर डे बाय द वे? नो, गो विद द फ्लो। आई जस्ट गो विद द फ्लो बिकॉज मुझे लगता है हमारा दिन प्लान नहीं हो सकता बिकॉज इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब। सो शो के लिहाज से तो यू कैन प्लान कि ठीक है आपने इतने से इतने बजे तक शो करना है, अदरवाइज नहीं हो बट सकता। अदरवाइज नहीं बिकॉज चीजें फौरन फौरन हो रही होती हैं, पिछले दिन पता चल रही होती हैं या उसी दिन पता चल रही होती है। हाँ, या आधे घंटे पहले पता चल रही होती हैं। आधा घंटे पहले पता चल रही होती हैं कि ये होना है। सो और ये नहीं होना। आई थिंक हम अपना दिन कभी प्लान नहीं कर सकते। हाँ, पर कोशिश तो करनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्लान जरूर करें। हाँ, जहाँ पे वो चीजें एब्रप्ट आ जाए उनको इनकॉर्पोरेट करें। प्लानिंग इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है अगर हमने कोई स्पेसिफिक काम करना है जो कि पर्सनल लेवल पे होता है वो आपका फिर नहीं हो पाता, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, प्रोफेशनली कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें ज़ाहिर है कमिटमेंट्स ऐसी होती हैं, मीटिंग्स है, टाइम या किसी की अवेलेबिलिटी एंड एवरीथिंग, तो वो टाइम ऊपर नीचे हो रहा होता है। प्लस ये एक मसला भी है ना कि जो वक्त दिया जाता है उस वक्त पे चीज़ें हो नहीं रही होती, तो ये भी बड़ा एक मसला है जिसको हम हर दफ़ा एड्रेस करते हैं। आई थिंक हम हर ऑल्टरनेट डे पे मैं और सबीन इस पे बात कर रहे थे, ये बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मसला है और स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो पंक्चुअल होते हैं। हमें जब कहा जाए कि 12 बजे मीटिंग है तो हम 12 बजे, हम 11:55 पे वहाँ पे मौजूद होंगे और ऑब्वियसली मीटिंग जो है वो 1 बजे तक शुरू नहीं हो रही होती, तो ऑब्वियसली दिस इज हाउ आपका पूरा दिन जो है वो खराब हो जाता है, आपका पूरा टाइम टेबल, क्योंकि उसके बाद आपने कहीं और कमिटमेंट भी की होती है कि आपने पहुंचना है उस जगह पे, तो सारा कुछ खराब हो जाता है, पूरा दिन जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, खराबी से याद आया, आजकल लोगों को मैंने देखा जल्दी बड़ी पड़ी भी होती है। सुबह भी मैंने देखा ट्रैफिक के पर्सपेक्टिव से, और स्पेशली जब आजकल के मौसम के लिहाज से देखा जाए शुएब, तो बड़ी बुरी तरह से लोग ड्राइव कर रहे होते हैं। एंड ऐसी बारिश में जहां पर रोड स्लिपरी है एंड आपको बाइक वालों को रास्ता देना है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपने ख्याल करना है अपने इर्द गिर्द लोगों का, लेकिन आप ख्याल नहीं कर रहे होते। सो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये बेसिक सिविक सेंस या कुछ एथिक्स होते हैं वो कहाँ हमारे चले जाते हैं। हमें क्या जल्दी होती है, हमने किधर पहुंचना होता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। घर ही जाना होता है, अगर 10 मिनट घर लेट चले जाएंगे, डू यू रियली थिंक कि इससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा? अनटिल अनलेस कोई एमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी भी है तब भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप 10 मिनट 5 मिनट आप लेट हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये इसलिए होता है क्योंकि हम वक्त पे दिन का आगाज नहीं कर रहे होते, तब होता है जब आप अपने दिन को प्लान नहीं कर रहे होते, तब होता है जब आप वक्त पर निकल नहीं रहे होते। थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए वैसे भी कहीं पहुंचने से मुतालिक। ये नहीं कि मुझे गूगल ने बताया कि 40 मिनट्स ड्राइव तो मैं अब 9 बजे निकलूंगा ताकि मैं 9:40 वहां पहुंच जाऊं। कभी कभी रास्ते में कोई भी ऐसा हादसा खुदा ना खास्ता हो सकता है, ट्रैफिक कंजेशन हो सकती है, तो प्लीज थोड़ा सा मार्जिन रख के निकला करें तो आप फिर वक्त पर पहुंच जाएंगे। सो वक्त पर पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो सबीन आपने बात की मौसम के एतबार से, आजकल मौसम वाकई खराब है और पता ही नहीं चलता, एकदम से बारिश, एकदम से तेज बारिश, एकदम से कहीं ओलों का पड़ जाना, तो उससे भी ट्रैफिक ज़रा है उसका दबाव हो जाता है। सो इसलिए इस मौसम के एतबार से भी प्लान योर ट्रेवल अकॉर्डिंगली। अगर आपने कहीं दूर जाना तो फिर भी मौसम को चेक करके जाएं। नॉर्थ जाना है तो लाजमी चेक करके जाएं, चूंकि फिर लैंडस्लाइडिंग और बहुत से मामला होते हैं जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। और कल भी बारिश की प्रेडिक्शन है। यस, कल की बड़े कम चांस था कि कल बारिश होगी, बट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमने देखा कि बारिश होगी। और इस्लामाबाद की तो मैं आपको क्या बात बताऊं कि समझ नहीं आ रही होती है कि किस तरह से तूफान आ जाता है। अब मौसम अच्छा होने पे, ठंडा होने पे खुशी मनाई जाए, या तूफान के आने पे जिससे नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा होता है उस पर दुख किया जाए, ये कुछ समझ से बाहर है। ये वो है जो हमने कई दहाइयाँ लगा के अपने साथ कर दिया है, क्लाइमेट चेंज के साथ जो हम फेस कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, और मुझे ना बड़ा खौफ आता है इस चीज़ को सोच के कि आज हम इस तरह से इसको फेस कर रहे हैं तो आने वाली हमारी जनरेशन्स, उनका क्या हाल होगा जो इस पे काबू ना पाया गया। बट कल की अगर बात की जाए तो एकदम से हवाएं यहाँ पर जी चलना शुरू होगी, और उसके बाद ऐसी तेज हवाएं थी और ऐसा तूफान आया, और उसके बाद ऐसी बारिश हुई है, और बारिश बड़ी लगातार हुई, बड़ी देर रात तक। को आई थिंक कोई 12 बजे तक तो होती रही है, जब तक मैं सोया नहीं था। थ्रू आउट जो है वो बारिश बड़ी देर तक होती रही है, तो आज सुबह जो थी बड़ी ठंडी ठंडी थी। लेकिन कल भी, आज का आई डोंट नो प्रेडिक्शन है कि नहीं, बट कल सैटरडे की जो है वो अच्छी खासी कल स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है, लेकिन आज भी यू नेवर नो। लेकिन इसमें ये होता है कि समटाइम्स आप प्लान करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने कल प्लान फिर कर लिया हाइकिंग का, तो मैंने कहा मैं जाता हूँ ट्रेल पे, और उस वक्त मौसम जो कि अच्छा हो रहा था तो मैं चला गया ट्रेल पे।
बट जब मैं वापस आ रहा था तो फिर बारिश बहुत तेज नहीं बट थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरह का प्लान करते हैं तो मेरी वाली हरकतें आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपको लगे कि बारिश है तो प्लीज़ पहले पहले वापस आ जाए। मेरा बहुत दिल चाह रहा था, मैं आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, तो मैं चला गया। लेकिन है कि वापसी पे थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, तो इसलिए बी वेरी वेरी विजिलेंट, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो अपना ख्याल रखना है आपने, अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। कहीं मत जाएं, नॉर्दर्न एरियाज भी जाने की कोई जरूरत नहीं है 2-3 दिन, ठीक है, हमारा मुल्क खूबसूरत है, यहीं पर है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी इधर ही है, मुल्क भी इधर ही है, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल, अपना ट्रेवल को बहुत अच्छे से प्लान करें। कोई बात नहीं, गूगल पे देख लिया करें, कब अगर 10% प्रेडिक्शन भी है बारिश की तो यू नेवर नो कि कब जो है वो 30-40-50 हो जाती है। प्लस वीकेंड का मतलब ये तो नहीं है कि आपने बस निकल ही जाना है, मौसम को देखकर आपने निकलना है। एनीवेज क्या कर रहे हो, लुक हु इज टॉकिंग। मैंने एंड पे कहना था एक्सेप्ट मी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आई वांटेड टू से दैट एक्चुअली। नहीं मैं भी अब बहुत एहतियात करता हूं, पता है आपको, मैं बहुत कम जाता हूं। लास्ट टाइम कब गया मुझे याद भी नहीं है, नॉर्थ गए तो काफी टाइम हो गया। अभी आपने वैसे बताया था कि आप अभी कल हाइकिंग पे गए, आपको पता भी था कि बारिश की प्रेडिक्शन है। मतलब हाइकिंग तो ठीक है, नॉर्थ आप कब गए? अब आप नॉर्थ थोड़ी जाएंगे, अब तो आप कहीं और जाएंगे। नॉर्थ साउथ इंसान कहीं भी चला जाता है, फाइन, जस्ट लीव इट। कहीं भी जा सकता है, जहां हवाएं ले जाएं, रीजन में कहीं जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, जहां पे आपको हवाएं या फजाएं ले जाएं। आप इतना प्लान तो नहीं, जहां बेगम जाने दे दें आपकी। मेरा ख्याल आगे बढ़े, मामला आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़े? हाँ, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद जिसमें मैं बात करें वो है कि पाकिस्तान में जो हेल्थ का सिस्टम है इस पर इतना दबाव क्यों है। ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, बल्कि आप हमें व्हाट्सएप भी कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि आपकी नज़र में पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पर दबाव क्यों है। क्या उसकी वजह हमारा खाना पीना, क्या उसकी वजह हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्या उसकी वजह कोई और है, कोई एक चीज़ है। ये आप ज़रा सोचिए, हमें अपनी राय से आगाह कीजिए, हम वो राय शामिल करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। रूना, मैं शादी से पहले मोहब्बत का कायल हूं जो मुझे हो चुकी है। निकला ना वो सच्चा आशिक, पहुंच गया ना तुम्हारे घर तक। अच्छी लगती है, अच्छी लगती है तो उसको जाके बता दो ना, अच्छी लगती है। उसका कहीं किसी से कोई ताल्लुक वगैरह तो नहीं है? रोना का ताल्लुक? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में कोई और है, तुम शादी किसी और से कर रही हो। ये दिल मुमकिन हुआ। रात गई, पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्मे होशरुबा में रात गए।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक छोटा सा सवाल फिर आपसे करता हूँ, व्हाट इज अकम्पलिशमेंट फॉर यू? इसका भी जवाब आप दीजिएगा, लेकिन अगर मैं फौरन से इस पर सोचूं या बल्कि सबीन से पहले पूछते हैं, व्हाट इज अकम्पलिशमेंट फॉर यू? समटाइम्स होता है ना कि आप कुछ चीज़ सोच रहे होते हैं कि मैं ये कर लूँ तो ये मेरे लिए अकम्पलिशमेंट है। छोटे छोटे गोल्स आप सेट कर रहे हैं, व्हाट इज अकम्पलिशमेंट फॉर यू? मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी आदत मेरी जिससे मुझे लगता है कि मुझे छुटकारा पाना चाहिए, ठीक और है। मैं अगर उससे जान छुड़ा लेती हूँ तो मुझे लगता है मेरे लिए अकम्पलिशमेंट है, बिकॉज वो चीज मेरे लिए ठीक नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा, ये देखें, बहुत से लोग रिलेट कर पाओगे। समटाइम्स ऐसा होता है आपकी कोई रूटीन ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अच्छा यार मैं ये चीज खा रहा हूँ अपनी या मेरी डाइट में शामिल है जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, आप उसे निकालते हैं डाइट से, आपकी हेल्थ बेहतर एडिक्शन हो होती गई है। है, एडिक्शन हो गई। अगर वो जैसे चाय की लोगों को समटाइम्स तंग करती है। पता नहीं कैसे लोग इतना ज्यादा चाय पी लेते हैं, लेकिन चले ठीक है, चाय के नुकसानात उस तरह से नहीं है, ठीक है, हर चीज एक्सेस ऑफ नहीं, एवरीथिंग इज उसमें बैड, मसला चाय में दूध का है ना, नुकसान है ना, मानो क्यों नहीं मानती पर हो? इतना ब्लैक टी नहीं इज है फाइन ना, बट जानलेवा नहीं है ना। ओके फाइन, बट चले चले वो चीजें जो कि वाकई जानलेवा होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। मैं बल्कि यहाँ पे छोटी सी बात एक ऐड करता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, बड़ा प्यारा दोस्त है, वो कई सालों से सिगरेट पी रहा था और मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था। रोज मैं उसे कहता कि तुमने सिगरेट छोड़नी है, तुमने सिगरेट छोड़नी है। अच्छा, वो रोज शुएब मैं छोड़ दूंगा करते 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 मैंने उसे इतना जिद किया, हर बात पे टोकना। मैंने कहा तुम नहीं पियोगे, मेरे साथ नहीं पियोगे, गाड़ी में नहीं पियोगे, यहाँ नहीं पियोगे। वो करते 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 उसने कहा अच्छा मुझे आप ऐसा करें, बस है एक हफ्ता दे दें तो मैं छोड़ दूंगा, और उसने माशाल्लाह सिगरेट छोड़ दी है। तो लेट मी ऐड दिस कि ये मेरे लिए एक अकम्पलिशमेंट है और उसके लिए तो है सो। आपने देखे उसको बताया ना, दोस्त होने के नाते आपने उसको ये बताया कि ये चीज गलत है। हमारे यहाँ क्या होता है, दोस्त है कोई नहीं, चलो एक तो ये होता है एक दोस्त कर रहा हो दूसरे को भी लगा देते हैं। नहीं, इसमें एक और बात है, वो कहते हैं नहीं उसकी जिंदगी है ना, नहीं फॉर मी वो दोस्त है, तो बड़ा प्यारा हसनैन उसका नाम है। मैंने उससे कहा नहीं तुमने छोड़नी तो उसने छोड़ दी है। उसके माँ बाप सुन रहे होंगे उनके साथ। नहीं, उन्हें क्या पता किस हसनैन की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, अम्मा को पता है वैसे उसके, और वो खुश है कि उसने छोड़ दी है। भाभी बहुत खुश है कि मैंने छुड़वाई है, तो इसलिए ये मेरे लिए फिर मामला जरा ठीक है, वरना मेरे से कॉफी में जो मैं पी रही थी वो अटक गई थी यहाँ पे। नहीं, हम ऐलान कर सकते हैं कि उसने छोड़ दिया। अच्छा, तो चूंकि आज हम इस पे बात इसलिए भी करें कि आज वैसे तो 30 तारीख है, 31 तारीख को दुनिया भर में तंबाकू नोशी के खात्मे का दिन मनाया जाता है। तो हमने सोचा कल तो हमारा ऑफ होगा, सैटरडे वुड बी ऑफ, तो हमने आज इस पे बात करनी बड़ी जरूरी समझी। आज इसकी मुनासबत से हम बात भी करेंगे, इस बार का थीम क्या है, कितना जरूरी है, कौन से स्टेप्स हैं जो लिए जाने चाहिए मजीद जैसे तंबाकू नोशी का खात्मा होता है, किसको आपने ज्यादा टारगेट करना होता है, किस एज ब्रैकेट को किसको आपने बचाना है तंबाकू नोशी से। आज इस मौजूद पे हम बात भी करेंगे, प्लस ये कि पाकिस्तान में जो कुछ सालों से लिए गए स्टेप्स उनका इंपैक्ट क्या आया है। और सिर्फ स्टैट्स शेयर करता हूं, WHO के मुताबिक हर साल 1,64,000 पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ तंबाकू नोशी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। बहुत सी रीजंस उसकी होती हैं, they don't even realize ना, because रूट कॉज ये होता है, बाकी आप जो मर्जी कर दें, लंग्स की बीमारी हो गई, कोई आपको कॉम्प्लिकेशंस हो गई, आपको हार्ट इश्यूज हो गए, और मल्टीपल जो है इश्यूज जो है वो सामने आ रहे होते हैं। और डेफिनेटली हम इसके बारे में बात तो कभी कर ही नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन ये है कि अपने बच्चों को बचा भी नहीं पा रहे होते हैं ना, तो बचाना बड़ा जरूरी है फैशन के चक्कर में। तो आज इस पर डिटेल से बात भी करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर खलील अहमद, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शुएब, बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। पहले तो सर मुझे कमेंट करें, कई सालों से चूंकि हमारी डिस्कशन भी इस मौजू पे होती आई है, कितना फर्क आया है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जितनी बात हुई है, जितनी अवेयरनेस हुई है, हम हर साल दिन भी मनाते हैं, फर्क कितना पड़ा है? देखें इसमें मैं क्रेडिट दूंगा मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जब 2023 में मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए तो एक ही बार जो है वो 2023 में 153% जो है वो टबैको के ऊपर जो है, प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो टैक्स को इंक्रीज़ किया था। उससे क्या फ़ायदा हुआ है? उससे पाकिस्तान के लिए दो फ़ायदे हुए हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के पास जो है रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा मिला है टैक्स की सूरत में, FED की सूरत में, और दूसरा इसमें जो है कि आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ की जो है वो कंजम्पशन को आपने कम करना है, उसके यूज़ को कम करना है, तो उसके ऊपर जो है उसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। उससे एक तो आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिला, और दूसरा इससे जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि आपका जो है इसकी वजह से एक गैर सरकारी तंजीम है, उसके अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 18 से 20% जो है वो पाकिस्तान में टबैको की जो है वो कंजम्पशन कम हुई है। इवन सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक भी ये है कि उसकी वजह से जो है वो कंजम्पशन कम हुई है। और हम जो है सबसे ज़्यादा इसमें ये समझते हैं कि जब इस तरह की जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, तो स्पेशली आपके जो बच्चे
पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 से 15 साल की उम्र के जो हैं वो बच्चे डेली 1200 नए बच्चे जो हैं वो स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं। 6 साल का बच्चा? 6 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो तकरीबन 1200 बच्चे डेली पाकिस्तान में स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं। 6 तो जिस साल तरह का बच्चा, उसको सिगरेट का पता है? जी बिल्कुल, इंडस्ट्री जो है वो बिलियन रुपीस जो है वो इसकी एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च करती हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जिस तरह के पूरी दुनिया में FCTC एक WHO का एक आलमी मुआहदा है और तमाम कंट्रीज़ ने जो है वो मैक्सिमम ने इसको रेटिफाई किया और पाकिस्तान ने भी इसको रेटिफाई किया है कि हम पूरी दुनिया को इस चीज़ का एहसास हो गया। जिस तरह अभी आपने बताया कि पाकिस्तान में मोर देन जो है वो 163,000 जो है वो एनुअली टबैको से रिलेटेड जो है वो अमवात होती हैं और इसकी पर डे अगर आप कैलकुलेशन लगाए तो तकरीबन मोर देन जो है वो 450 अमवात हर रोज इसकी वजह से हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि आप इसकी फिर दोबारा दूसरी जो 1200 नंबर्स को देखें, 450 अगर इनके स्मोकर्स कम हो रहे हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म की अपनी मार्केटिंग करते हुए स्पेशली वो जो बच्चे हैं उनको ये टारगेट करते हैं और इनकी ये इतनी सक्सेसफुल जो है वो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं जिसकी वजह से 450 अगर इनके कस्टमर्स कंज्यूमर कम हो रहे हैं तो रिप्लेसमेंट कस्टमर्स के तौर पे ये कम उम्र बच्चों को टारगेट करते हैं और ये अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं, बेशक आप अपने सराउंडिंग में चले जाएं, किसी शॉप पे चले जाएं, किसी खोखे वाले की शॉप पे अगर भी चले जाएं तो इसका जो डिस्प्ले है वो आप देखेंगे कि वो एक तो बच्चे के जो है वो आई लेवल के सामने रखेंगे, फिर बच्चे की जो फेवरेट कैंडीज हैं, स्नैक्स हैं, उनकी सराउंडिंग में उसके साथ इसको रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो वो एक तस्वीर इसकी बनी होती है ना जिसके ऊपर कैंसर की तस्वीर है और वो पिक्टोरियल वार्निंग एक बनी होती है, उस साइड से ये अपनी प्रोडक्ट्स को नहीं रखेंगे बल्कि उसको इस तरह करके डिस्प्ले करेंगे ताकि वो बच्चे की जो है वो उस प्रोडक्ट की उस तस्वीर के ऊपर नजर ना पड़े। तो बेसिकली जब दुनिया ने इस चीज़ को रियलाइज हुआ और स्पेशली पाकिस्तान ने भी जब इसके ऊपर सिगरेट्स के ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज किया तो इंडस्ट्री ने अपने जो है बिजनेसेस जो हैं वो शिफ्ट कर लिए हैं इस वक्त इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह वाली की साइड पे। उस पर हमने भी एक स्टडी करवाई कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद हैं सिगरेट्स की लिहाज से, लेकिन जो इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स हैं जिसमें निकोटीन पाउचेज हैं और निकोटीन पाउचेज अगर आप देखें तो उसकी पैकिंग और उसकी जो है वो उसकी मार्केटिंग जितनी भी आप देखें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इवन बच्चे जो अपनी वो फेवरेट किस्म के जो उनके कुछ सीरीज़ होती हैं वो फ़ोन के ऊपर जो अपने जो है वो प्रोग्राम्स को देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो बार बार उस किस्म की एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है। उसमें ये कर रहे हैं कि ये इस वक्त मैसेज ये दे रहे हैं कि ये जो इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स हैं ये लेस हार्मफुल हैं और स्पेशली जो मैंने कहा कि ये निकोटीन पाउचेज हैं इसमें ये ख़वातीन जो है पाकिस्तान की नौजवान जो लड़कियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा इस पर टारगेट कर रहे हैं और पाकिस्तान में अब जो है ख़वातीन की भी काफ़ी जो है वो रेशो बढ़ गई है। उससे बाद दूसरी चीज़ जो है कि आज तक आप आजकल देखेंगे आपके हीटेड टबैको प्रोडक्ट्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हो गई, जो वेप्स वगैरह भी हैं, इनकी सूरत में भी जो है मार्केट में बिल्कुल भरमार एक किस्म की जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स के उन्होंने लॉन्च कर दिया है और अपने बिजनेस जो है ये सिगरेट्स क्योंकि अब दुनिया को रियलाइज हो गया और बहुत सारे कंट्रीज जो हैं इसके ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज कर रहे हैं और वो समझते हैं कि स्मोकिंग को डिस्करेज करना और स्पेशली जो है अगली आने वाली जो नस्ल है उसको बचाने के लिए बचाना और जाहिर है ऐसे स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है जिससे हमारी जो आइंदा आने वाली नस्ल है या हमारी ये जो जनरेशन है हम इसको बचा सके किसी तरीके से। डॉक्टर साहब आपने जो निकोटीन पाउचेस की बात की है वो वाकई आप लिटरली मुझे अभी ये पता चला है कि वो वाकई एक नशे का फॉर्म है बिकॉज इतना वो ओवर द काउंटर बिक रहा है कि अपने इर्द गिर्द आप देखें, आप बिल्कुल ठीक बात करें कि ख़वातीन में भी हमारी जो यंग बच्चियां हैं, टीनेजर्स हैं, उनको मैंने लिटरली वो लेते हुए देखा है और वो उसको इस्तेमाल कर रही होती है और वो कहते हैं ये तो ये नशे का कोई फॉर्म नहीं है, ना ये सिगरेट में आता है, ना ये नशे में आता है, ना ये किसी और चीज़ में, तो उसको इस तरह ले रहे होते हैं जैसे छालिया ले ली आपने, कोई सौंफ ले लिए या इस तरह से वो ओवर द काउंटर मिल रही होती है। जी बिल्कुल, इसकी एडवर्टाइजिंग भी अगर आप देखें तो हमारे जो कुछ जो है वो शायद नेशनल हीरोज़ जो हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता कि उनके इस कैंपेन के हिस्सा बनने की वजह से स्पेशली पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है उसके ऊपर जो है वो हेल्थ कास्ट बर्डन भी बढ़ रहा है इस किस्म की प्रोडक्ट्स के यूज़ से। अब वो इस किस्म के जो है वो
अपनी तरफ से पेड वर्ल्ड लेवल पे जो है वो इस किस्म की रिसर्चेस करवाते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ये लेस हार्मफुल है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, आपका इंडिया जो है, आपके हमसाया जो मुल्क है, इसने भी निकोटीन पाउचेस जो है उसको बैन कर दिया है, मतलब अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाने दिया। तो लेकिन पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने इन इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स को डिस्करेज किया है और गवर्नमेंट लेवल्स पे जो है वो लोगों ने इस चीज़ को, उनको एहसास हो गया था कि इंडस्ट्री अब अपने बिजनेसेस को जो है वो शिफ्ट कर लिया। सेम इसी तरह ही जो है ये इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स, जिस तरह हम कहते हैं कि जो स्मोकिंग है ये है गेटवे है टूवर्ड्स ड्रग्स, कि आप ड्रग्स के यूज में चले जाते हैं, पहले स्टार्ट है हमने, आप सिगरेट से लेते हैं। सेम इसी तरह की चीजें हैं जो अभी इन्होंने इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स जो अपनी जो स्टार्ट की हैं, जिसमें निकोटीन पाउचेस हैं, उसके बाद हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं। ये कहते यही हैं कि ये लेस हार्मफुल, लेकिन देखें ये लेस का छोड़े हार्मफुल तो है बहरहाल। क्योंकि आज हमने आगाज में भी कहा ना कि पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पर दबाव क्यों, और चूंकि इस पर बात भी अब हो रही है, तो डॉक्टर साहब सिर्फ सिगरेट से, स्मोकिंग से पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम किस हद तक मुतासर होता है? देखें, पाकिस्तान में ये कहा जाता है, एक मिस इंफॉर्मेशन है इंडस्ट्री की तरफ से, ये बताया जाता है कि वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो टोबैको इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में टैक्स देती है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक भी और गैर सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक भी अगर देखें तो जब पाकिस्तान में 153% एक ही वक्त में जब टैक्स इंक्रीज हुआ है, तो फिर भी पाकिस्तान में जो है वो 300 आप देख रहे हैं बिलियंस जो है वो इसकी मद में रेवेन्यू नहीं मिला। लेकिन एक सरकारी इदारे की रिसर्च के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान को तकरीबन 615 बिलियन जो है उस साल हेल्थ कॉस्ट बर्डन जो कि स्मोकिंग की वजह से जो है वो टोबैको प्रोडक्ट्स के यूज़ की वजह से पाकिस्तान के हेल्थ जो सिस्टम है उसको फेस करना पड़ा। उस साल की अगर आप देखें तो वो 1.6% जीडीपी था उस वक्त का। तो आज की अगर कैलकुलेशन अगर आप देखें तो वो तकरीबन 17 अरब रुपए जो है वो पाकिस्तान का 17 बिलियन जो है वो टबैको से रिलेटेड जो है पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के ऊपर जो है वो एक बर्डन है। उसमें आप देखें हमारे जैसे जो ममालिक हैं ऑलरेडी जो है हमारे पास जो है कि हेल्थ के ऊपर उस किस्म की बजट एलोकेशंस नहीं होती, लेकिन और स्पेशली जो है जब इस किस्म की जो जितना बजट एलोकेट करते हैं ओवरऑल उससे भी ज्यादा जो है वो टबैको से रिलेटेड बीमारियों पे अगर खर्च हो जाता है तो हम जो है और भी जो है इदारे जो हैं वो गवर्नमेंट को इसीलिए हम प्रपोज करते हैं कि जब आप इसके ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे, देखें एफईडी का जो एक टैक्स है वो क्या है, वो एक स्मोकर है जो इस प्रोडक्ट को यूज करता है उससे वो टैक्स लिया जाता है। और ये तो बिल्कुल होना चाहिए, जो एक प्रोडक्ट को यूज कर रहा है ये एक नॉन एसेंशियल आइटम है ना, तो उसको उसके बदले में टैक्स भी देना चाहिए जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। और स्टिल टैक्स के इंक्रीज होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहां अभी भी सिगरेट जो हैं और ये टबैको प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती जो है वो सस्ते और जिस तरह आपने खुद कहा कि वो ऐसे अवेलेबल होती हैं कि कैंडीज के साथ रखी होती हैं। ये भी इसको आप वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब दुनिया आगे बढ़ी है तो हमें दुनिया के साथ बढ़ना है आगे, और अगर हम सोचते रह जाएंगे और अभी भी एक्सेप्टेंस अपने अंदर नहीं लाएंगे नए दौर के लिहाज से, नई चीज़ों, नई टेक्नोलॉजी को, जाहिर सी बात है दुनिया आगे निकल जाएगी। तो हम दुनिया हमारे बगैर कैसे आगे निकलेगी? दुनिया हमारे बगैर निकल जाएगी, पीछे छोड़ेगी और कहेगी बाय बाय और निकल जाएगी। एक बस सोच ही होती है, लेकिन हमारे बगैर कैसे जाएगी? नहीं, हम ये वाकई बहुत सारे लोगों की सोच है, उन्हें लगता है कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन है और वही करेंगे जो करेंगे। दुनिया आगे नहीं जा सकती। दुनिया बहुत आगे, दुनिया ऑलरेडी काफी आगे निकल चुकी है और हम बहुत सारी चीज़ों में अभी भी पीछे हैं क्योंकि हम अभी तक उन पे डिस्कशंस कर रहे होते हैं, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे होते हैं और उसके ऊपर काम या उसको प्रैक्टिकली हम फेज ऑफ डिनायल में भी होते हैं सबीन समटाइम्स कि नहीं तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जी। मसला जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, मैं आर्टिफिशियल, जैसे कि इससे पहले वो जो बात आप कर रहे हैं, हम ये बात करें कि पूरी दुनिया में देखें अब आप ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई हैं। पाकिस्तान का मसला पता क्या है हमारा, हम ना एक्सेप्टेंस में कहते हैं ना बड़ी मुश्किल से आती है हमारे अंदर। हम आज भी ना कहते हैं कि ओ जी ड्राइवर तो वो है जो कि मैनुअल गाड़ी चला लेता है, ऑटो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं है। उसके बाद गाड़ी हो तो मैनुअल हो, ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी आसानी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो जितनी हम देख रहे होते हैं कि हमारे लिए आसानियाँ लेकर आ रही होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी हमें आसानियों में नहीं पड़ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आप बात कर रहे थे, आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, कितनी एक्सेप्टेंस आ चुकी है,
किस तरह से हम इससे फायदा ले सकते हैं? स्पेशली इन एजुकेशन, हाँ। AI इन एजुकेशन, दैट्स द टॉपिक ऑफ टुडे कि आपके तालीमी इदारों में, आपके तालीमी निज़ाम में कितनी इसकी एक्सेप्टेंस आई है, कितना इसका फ़ायदा हो रहा है और कैसे आगे जा रहा है AI इन एजुकेशन। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कायद यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर जाहिद असगर हमें ज्वाइन कर चुके। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, AI की एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी में उस्ताद के अंदर है? है, लेकिन उसका यूज़ किस तरह का है, शायद ये अभी जो है वो इंफॉर्मेशन या उसका इफेक्टिव यूज़, बुनियादी तौर पे AI, वर्किंग विद AI का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है। ओके। आप AI को यूज़ कर रहे हैं, बस जस्ट एक जो है ना वो एक जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हाउ टू वर्क विद AI, को इंटेलिजेंस विद AI, टीचिंग विद AI। और अभी तक ना हम वही जो अभी बात हुई कि हम अभी तक ना डिनाइल मोड में रहते हैं, हमें लगता है क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम ना वो जो उसका 10% 20% नेगेटिव होता है, हम उस पर बहुत ज़्यादा डायलॉग करते हैं और जो उसका मेन जो बेनिफिट है उस पर उसको हम थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन। बहुत से लोग अभी भी सोचते होंगे कि क्या है AI। So just for them, sir, what is artificial intelligence? अच्छा, इसका थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये 1950-56 में यूएस में डार्टमाउथ कॉलेज से मैथमेटिशियंस ने इसको शुरू किया और ये सफ़र चलता रहा। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3-4 तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक को हम कहते हैं रूटीन, प्रिडिक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप AI, जिसमें आप देखते हैं कि ये एक अरसे से काम कर रही थी। आप जब कोई मैसेज लिखते हैं तो वो मैसेज में आगे खुद ही थोड़ी सी चीज़ आपको लिख के दे देता है। जो आज हम AI पे बात कर रहे हैं और जो ये इतना ज़्यादा शोर उठा हुआ है, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव AI। जनरेटिव AI। और समय AI बोल रहे हैं, ये 2019 से पहले इनको भी नहीं पता था, दुनिया में किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू ऑल ऑफ ए सडन हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पे मशीन लर्निंग एक चीज होती है, मशीन लर्निंग भी बिल्कुल AI का एक सबसेट है। ओके। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, ये भी AI का एक सबसेट है। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, अभी हम बातें कर रहे हैं ना, तो ये नेचुरल लैंग्वेज में हम बातें कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक कैपेसिटी डेवलप कर ली कि इसको उन्होंने एज डेटा कंसिडर करके, तो उन्होंने इसको जो है ना, इस मशीन को जो है ना वो लैंग्वेज रीड करवाना और वो सारा कुछ कर दिया। अब जब ये सारा कुछ हो गया तो अब मशीन के पास, कंप्यूटर्स के पास, जैसे हमारे पास नेट पे बहुत बड़ा डेटा आ गया जिसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज आ गई। इन्होंने मॉडल्स रन किए, इसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs, जनरेटिव AI। फर्स्ट टाइम ये हुआ, बहुत आसान लफ्जों में समझते हैं, फर्स्ट टाइम ये हुआ कि जैसे मेरी माँ ने मुझे छोटे छोटे वर्ड सिखाए ना, ठीक है, आप अपने बच्चे को, मैंने अपने बच्चे को बा 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 बा, तो उसके बाद क्या हुआ, उसने वर्ड सीखा, फिर एक और वर्ड सीखा, फिर एक और वर्ड सीखा, और उसने उन्हें अपने वर्ड्स को ना अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स में कनेक्ट करना शुरू कर दिया। अभी हम जितनी बातें कर रहे हैं ये हमारे माँ बाप की सिखाई हुई नहीं है, हम अपने उन वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ये किया, इन लोगों ने ये किया कि डीप न्यूरल नेटवर्क बनाए। ओके। वो न्यूरल नेटवर्क बना दिए, इधर उन्होंने टेक्स्ट दिया, वो न्यूरल नेटवर्क उन चीजों को, जैसे मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, उन्होंने कनेक्ट करके न्यू कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दिया। दिस इज आसम। यानी कि एक है कि गूगल में जो चीज पड़ी हुई है आप उसको सर्च कर लें, नहीं, इसमें सिंपल आपने उसको, अभी मैं उसको राइजिंग पाकिस्तान का इमेज दूं तो इमीडिएट उसको ने क्या करना है कि व्हाट इज दिस, तो उसके पास कहीं पे अगर डेटा पड़ा हुआ होगा तो वो कहेगा जी राइजिंग पाकिस्तान, इसकी होस्ट ये हैं, इसके ये हैं, ये हैं, ये यूं होता है, इतने बजे होता है, तो वो आपको कंटेंट जनरेट करके। तो ये जो जनरेटिव AI जिस पे आज हम बातें कर रहे हैं 2019, ये जिसको आप चैट GPT कहते हैं, क्लॉड है, परप्लेक्सिटी है, ये जितने भी AI टूल्स हैं, ये बुनियादी तौर पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, बहुत बड़ा मैसिव डेटा उनके पास वर्ड्स का पड़ा हुआ था। मशीन में न्यूरॉन्स की तरह एक डीप न्यूरल नेटवर्क में एक कैपेसिटी डेवलप हुई कि उसको कनेक्ट करते हुए वो एक न्यू मुझे क्विज बना दे। वो मुझे, और इसने हर फील्ड को, यानी कि जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स वाले फील्ड थे, हर एक को अफेक्ट किया है।
और अब ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि ज़िंदगी कैसे आसान की हुई है ना। आप गूगल पे जाते थे, आप कोई चीज़ सर्च करते थे, आपको डिफरेंट लिंक्स मिलते थे, उन लिंक्स में जाके आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है Authentic वो ढूंढनी कलेक्ट आप पड़ती थी करते थे, बल्कि। ऑथेंटिक आपको ढूंढनी पड़ती थी। चैट जीपीटी पे आप जाते हैं, आप एक चीज़ लिखते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन सारे लिंक से ऑथेंटिक Extract इन्फॉर्मेशन करता है। एक्सट्रैक्ट करके वो आपको एक पैराग्राफ की सूरत में आप देख रहे होते हैं, आपको एक कि जितना सारी चीज़ें required एक हो। जगह पे मिल जाती है। तो वाकई देखिए ये तो आसानी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सर जरा आप एक्सेप्टेंस पे आते हैं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, टीचर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है उस पे बड़ा सवाल मैं रखूंगी पहले। थोड़ी ये सी- असाइनमेंट जो है बच्चे ने कॉपी मार ली है वहां से, ये वो थोड़ी- थोड़ा सा इसको बताइएगा। थोड़ी सी पहली बात अथेंटिक पे थोड़ा सा हमें ना थोड़ी सी अपनी रिजर्वेशन रखनी है, ओके क्योंकि बात यह है कि इसके पास, जैसे मैं इस वक्त एक बात जितनी मुझे समझ है ना मैंने उसके मुताबिक ठीक कर है। दी, उसके पास अगर गलत डेटा पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है जिसमें उसके पास एक डेटा पड़ा हुआ था, Okay. जैसे ब्लैक रेस के बारे में नेगेटिव बातें पड़ी हैं, व्हाइट रेस के बारे में पॉजिटिव बातें पड़ी हैं, तो मैंने उससे जब पूछना है तो वो मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। ओके ठीक है, तो ये Okay. अथेंटिक वाली ठीक बात में हमें बड़ा केयरफुल रहना है। अभी आएंगे उस पे। अब दोबारा से आपकी बात आ गई कि बुनियादी तौर पे टीचर्स में एक्सेप्टेंस यूज तो टीचर्स ने तो खुद तो कर रहे हैं, खुद सही कर रहे कर रहे हैं, खुद तो कर रहे हैं। ओके हमने बाउंड किया हुआ है स्टूडेंट्स को ना करें ये पॉसिबल नहीं है। जाहिर है। कमिंग वेव बुक है सुलेमान मुस्तफ़ा की। दुनिया में जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है उसको कभी आप रोक नहीं सकते होते, आपको इसको यूज करना है। एक्सेप्टेंस अभी तक इसलिए नहीं है कि हमें अभी तक वही है कि हम जो है ना वो जब तक हमारी जॉब्स को अफेक्ट नहीं होगा हमें समझ नहीं आएगी। तो इसलिए पूरी दुनिया में अभी तक इस पे कोई एज सच क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन जिस किसी ने भी रोका है, रोकना इसका हल नहीं है, आपको यूज करना है। एटलीस्ट इन माई पर्सनल कैपेसिटी आई एनकरेज माई स्टूडेंट्स टू यूज इट एज मच एज पॉसिबल। ओके तो सर ये वैसे बड़ी अच्छी ऐसे example उस्ताद है। चाहिए ना हमें जो हमें कहें कि आप यूज करें नहीं AI हमारी को। बारी क्यों नहीं थे, हम तो सर्च हमारी कर बारी AI भी तो नहीं थी ना सब। हमारी वही बात कर रहे हैं ना, हमारी बारी एआई नहीं थी तो हम शायद ज्यादा उसको फील कर पाते हैं कि आज के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी आसानी भी हो गई। सर आसानी के साथ साथ चैलेंजेस भी बढ़ चुके हैं, टीचर्स के भी एंड स्टूडेंट्स के भी। देखिए आसानी वाली बात नहीं है। ओके बुनियादी तौर पे अब ए ग्रेडर और सी ग्रेडर का गैप कम हो गया। अगर सिर्फ इसका मतलब लोग ये ले रहे हैं कि एआई की बेस पे मेरी असाइनमेंट हो जाती है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स यूजलेस। ठीक है, आपने मैंने जैसे कहा कि यू हैव टू वर्क विद एआई, आपको को इंटेलिजेंस करनी है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। आपको वो जो मेरा लेक्चर था, जो पावर पॉइंट स्लाइड्स थी, मैं आपको 30 सेकंड में, आप मुझे कोई टॉपिक दें जिसका मैं बिल्कुल जो है वो इंडियन ओशन, रोल ऑफ चाइना एंड इंडिया दे दें, ठीक है, तो मैं आपको 30 सेकंड बाद पावर पॉइंट स्लाइड्स बिल्कुल बनी ऐसे। हुई दे दूंगा। अब मुझे क्या करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई जो है ना इन आईआर के वो जो है ना वो एक्सपर्ट हो जाऊंगा। नो वे, इट्स नॉट मेकिंग मी एक्सपर्ट, इट्स जस्ट मेरी इस असिस्टेंट है, ये आपका डिजिटल दोस्त है, 24/7 ये आपका दोस्त है। वो लोग जिनको पहले ये हेल्प नहीं मिलती थी, स्पेशली ये स्कूल के बच्चे, क्योंकि हम एआई इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास 2,60,00,000 के करीब बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपका मसला है, 10 लाख के करीब टीचर्स शॉर्टेज है। अब ये सारी चीजें ब्रिज करने में एआई का एक बहुत बड़ा रोल है। और फिर एक और चीज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इसका एक बड़ा की रोल है, और ये 24/7, और इसको आपने रोल देना है। आप उसे कहें कि यू बिकम अ टीचर, आई बिकम अ स्टूडेंट, लेट्स वर्क, तो वो आपसे सवाल पूछता है इंटरेक्टिव वे से। और सर इसमें तो बड़ा इंपॉर्टेंट अब मौजूद इस तरफ आ गया कि बच्चे, स्पेशली जो छोटे बच्चे भी हैं, चूँकि वो आजकल ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, तो अगर आप उनको फ्री टाइम में ये कहें कि ठीक है फ़ोन यूज़ करना है बट रील्स नहीं देखनी, तुमने कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना जो कि डैमेजिंग है, बल्कि गाइड करके आप उन्हें कहें टॉक टू चैट जीपीटी एक मौजू पे, अपने किसी भी इंटरेस्टिंग मौजू पे। जब बच्चे बात करते हैं, बड़ा अच्छा कहा, वो एक इतना इंटरेक्टिव सेशन होता है जो कि मैं अपने बच्चों के साथ यही कर रहा हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ अच्छा इस मौजू पे, फॉर एग्जाम्पल हम चाइनीज़ लैंग्वेज में आजकल बहुत काम कर रहे हैं कि बच्चे उस पर बात करें, सीखें। सो वो चैट जीपीटी के थ्रू या व्हाट्सएप ऐप्स भी होती हैं,
बच्चे सीख रहे होते हैं और ये तो एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाती है बच्चों की। इसमें जो अभी आपने बात की चाइनीज, तो ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आपके यहाँ मसला है फर्ज करें दूर दराज एरिया में, तो रीजनल लैंग्वेजेस की जो उर्दू वाली, उर्दू से इंग्लिश वाली, तो ये जो राइटिंग असिस्टेंट मिल गया आपको, ये आपको एक आइडिया जनरेशन में एक चीज हेल्प करने के लिए मिल गया, लेसन प्लानर मिल गया। बिल्कुल। आप इसमें ना कोर्स क्रिएटर होता है, आप उससे कहें कि मुझे जो है एक फलान टॉपिक पे कोर्स क्रिएट कर दो, ये वर्कशॉप क्रिएट कर दो, तो आपको 30 सेकंड बाद पूरी MS वर्ड में वो कोर्स क्रिएट करके दे देगा। सर बिल्कुल। इसके अलावा सर चलिए और इसको हम अगर छोटे लेवल पे ले आए, मैं फिर बच्चों की बात करूंगा। फॉर एग्जांपल 5वीं 6वीं 7वीं जमात का भी कोई बच्चा है, आपने उसे किसी सब्जेक्ट की तैयारी करवानी है, एज अ पेरेंट अगर आपको लगता है कि नहीं आप थोड़ा सा आउटडेटेड है, आपको नहीं पता कि तैयारी कैसे करानी है, आप उसे बताएं जी ये क्लास का बच्चा है, ये इसकी किताब है और मुझे इसको तैयारी करानी है पेपर की, तो मैं किस तरह से प्लान करूं, तो वो आपको पूरा प्लान बना देते हैं, आप फॉलो करें उसको। मैं इसमें कट कर रहा हूँ, इसमें बड़ी खान एकेडमी आपको पता है, सैल खान की खान, तो उसने ना ये 2 ऐप ट्यूटर मी, ये बच्चे जो स्पेशली ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं और उनको अगर कहीं पे वो रूरल एरिया में रहते हैं, उनको ये गाइडलाइन नहीं है, तो वो एक कान मीगो और उसकी 2 ऐप्स उसने अपने AI टूल्स फॉर लर्निंग बनाए हुए हैं, ठीक है, और ट्यूटर मी, तो उसमें एक बड़े इजी वे से वो पेरेंट्स जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं और वो बच्चे को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, सच्ची बात है उसका बच्चा तकरीबन एट पार आ सकता है विदाउट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये AI आपका 24/7 फर्स्ट टाइम आपको 1-to-1 ट्यूटरिंग मिल रही है। 1-to-1 ट्यूटरिंग में ये होता है कि आपका स्कोर 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड है, उन बच्चों से ज्यादा होता है जो एक क्लास में पढ़ते हैं। तो ये आपको 1-to-1 ट्यूटरिंग फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री पॉसिबल हो रही है फॉर एवरीवन, वरना पहले सिर्फ एलीट होती थी, जो हमारे बादशाह होते थे, ठीक है, तो खलीफा हारून रशीद का कोई टीचर होता था, तो ये उस वक्त की बातें हैं कि अमीरों को एक टीचर हो जो कि एक बच्चे को पढ़ाए, तो अब आप पूरी दुनिया के हर बच्चे को क्योंकि होता ये है कि जब आपका बच्चा बहुत सारे सवाल उससे पूछता है, गलती करता है, जवाब देता है, तो उसको समझ आ जाती है और ये टीचर्स के लिए भी आसान हो जाता है, टीचर्स के लिए असेसमेंट बनाना, टीचर्स के लिए ग्रेड करना, टीचर्स के लिए लेक्चर करना, तो ये सारा टाइम जब टीचर का बच जाएगा तो वो क्रिएटिव थिंकिंग में जाएगा, वो मेंटोरिंग में जाएगा, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, इस तरह का लर्निंग कल्चर होगा, ना कि मैं उधर खड़ा हूं और 100 बंदे इधर बैठे हैं और मैं उनको लेक्चर। दैट ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक, काफी चेंज हम देखेंगे आगे चल के भी, और अभी भी चेंज है। बात यह है कि मानने इन सारी चीजों को, जिस तरह से सर ने बताया कि डिनाइल में ना रहे, मुश्किल जरूर है मानना, आई मस्ट ऐड दिस, क्योंकि जब आपने पहली बार कोई चीज करनी थी वाकई मुश्किल होता है, बट यू हैव टू डू इट। ये अगर समीन ने जो आगाज में कहा ना कि नहीं करेंगे दुनिया आगे निकल जाएगी, तो ये हमें करना पड़ेगा। सर थैंक यू वेरी मच, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद पर हम बात कर रहे थे, तो AI के इस दौर में एक्सेप्टेंस वाला मामला है, इसको बहुत ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है, तो प्लीज एक्सेप्ट दिस और उसके साथ आगे बढ़े, ट्रेडिशनल चीजों से निकले, स्पेशली इन एजुकेशन। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। ग्रीन पाम्स लाहौर, एन इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट, और वो भी फ्री लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ग्रीन पाम्स लाहौर, लाहौर का नया मरकज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है।
यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ, ते कॉमेडियन तो थोड़ा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीता वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन साइंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे NLP से मुतालिक भी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस से मुतालिक भी, टेलीपैथी से मुतालिक भी। अच्छा, अभी भी होता है कि कोई इस मामले पे डिस्कशन और लोग कहते हैं नहीं ये जो जादू की तरफ मामला चला गया, नहीं जादू वादू कुछ नहीं होता है, साइंस, ये एक नॉलेज होता है, माइंड साइंस है। तो माइंड साइंस एक्सपर्ट साथ मौजूद है। मैं लंबी तो उम्मीद बांधता ही नहीं हूँ, फौरन उनकी तरफ बढ़ जाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है नादिया नदीम अलवी साहिबा ने, उनको वेलकम करते हैं जी। NLP प्रैक्टिशनर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दोनों भाग जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे ब्रेन को वो सिग्नल दे रही है कि आपने नहीं जाना, तो हम यहाँ बैठे रहेंगे। ऑलराइट, सी आप पहले बताएं अपनी जर्नी, आप कैसे आई NLP की तरफ, माइंड साइंस की तरफ? देखिए, जैसे लोगों को बड़ा शौक होता है कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखने का। मुझे लाइफ में बड़ा डिफरेंट ऐसा कुछ सीखो कि लोग 4 दफा पूछें जरूर ये है क्या चीज। जैसे कि अभी आप लोगों ने मुझसे पूछा, तो बड़ा मजा आता है जब आप अपनी चीज के बारे में डिटेल में किसी को समझाएं कि ये ऐसी चीज है और ये ऐसी चीज है। क्योंकि माइंड साइंसेस पाकिस्तान में अभी लोगों को इतनी ज्यादा नो हाउ नहीं है। जैसे मुझे बड़ी हंसी आ रही होती है, अक्सर लोग जब मुझसे पूछते हैं और मैं आगे से कहूँ जी मैं स्पेशलिस्ट हूँ माइंड साइंसेस, तो बस वो खामोश हो जाते हैं। उन्हें पता तो ही उनका नहीं एग्जैक्टली उनका एक्सप्रेशन मुझे बता देता है कि इनको खुद ही नहीं समझ आया कि आगे किस किस्म का मुझसे सवाल पूछें, कि मतलब किस फील्ड में या व्हाटएवर। तो मुझे इसलिए हमेशा शौक था कुछ डिफरेंट, इतना डिफरेंट कि लोग 4 दफा पूछें जरूर कि क्या है। तो आपके तो घर वाले बड़े परेशान रहते होंगे जिस तरह आप करती होंगी उनके साथ। अपनी मर्जी के काम करवा लेना, अपनी मर्जी का सिग्नल पहुंचा देना। एग्जैक्टली, जैसे बहुत मजा आता है। आप इसको पॉजिटिव वे में ज्यादातर, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज है ना, आप इसको नेगेटिव, जैसे लोग हमारे पास, मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए कि जी रीजन, क्योंकि मैं ट्रेनिंग से पहले पूछती जरूर हूँ कि क्या एक बेसिक रीजन क्या है, या तो शौक है या किसी खास मकसद के लिए सीखना है। तो पहले ही उनको बताया जाता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये बंगाली बाबा का जादू नहीं है कि अपनी किसी की मर्जी नहीं है तब भी आप उसको राजी कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी एनर्जीज फेल हो जाएंगी उसके आगे सीखने के बाद। पॉजिटिव एनर्जी, जैसे देखिए थेरेपी में बहुत अच्छा इसको थेरेपी के लिए नेगेटिव थॉट्स हैं तो आप लोग पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। किसी के फोबियाज हैं, बचपन के
जैसे फोबिया, हाइट फोबिया इवन बहुत कॉमन चीज है, हाइट फोबिया होता है, या बचपन के कोई ट्रॉमास होते हैं, उसको बहुत इजीली हिप्नोटाइज करके हिप्नोथेरेपी के जरिए उसको आपकी बॉडी से, आपके ब्रेन से निकाला जा सकता है बहुत आराम से। बहुत। तो ये तो देखिए जो आपने पॉजिटिव एनर्जी की बात की ना, ये पॉजिटिव एनर्जी है, तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल ही किया जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। और आपकी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि मकसद पूछना सिखाने से पहले, बिकॉज हर कोई सीखना चाह रहा होता है कि अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, नई चीज है, हम ये कर लेंगे, तो मकसद पूछना बहुत जरूरी है। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि आपने इसको अगर नेगेटिवली कभी सोचा भी कि मैं इसको यूज कर लूं, तो आपकी अपनी एनर्जी काम ही नहीं करेगी। अच्छा। आप ड्रेन हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, जितनी आपने मेहनत की होगी, जितना एफर्ट लगाई होगी, पैसे लगाए होंगे, सब ड्रेन हो जाएगी, आपको कोई फायदा नहीं। अच्छा, लेकिन एक सिर्फ बात मुझे इसमें आ गई, क्योंकि आपने कहा ना नेगेटिव नहीं कर पाते, बिकॉज हमने कुछ ऐसे वाकयात देखे हैं रिसेंटली, कराची में थोड़ा ज्यादा हमने देखे हैं, बट आई एम श्योर कि और भी जगहों पे ऐसे वाकयात हुए होंगे कि लोग कहते थे कि वो हमने किसी को लिफ्ट दी, उसने हमसे गपशप लगाई, गपशप लगाते लगाते वो चला गया, जब हम घर पहुंचे मालूम है कि ना फोन है, ना वॉलेट है, जेब में पैसे नहीं है, बल्कि पैसे खुद आपने दिए हैं अपने हाथ से। यही चीज मेरे फादर के साथ भी ऐसे हुआ था कि वो जिस तरह सिग्नल पे होता है ना कि आपसे कोई पैसे लेने के लिए आ गया, तो वो कहते हैं मतलब जेब से पैसे निकाले और वो ना दिए जा रहे हैं, वो तब तक दे रहे जब तक हाथ खाली नहीं हो गया। हाथ खाली हो गया। ये मैंने बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारे शोज में मुझसे ये वाला सवाल पूछा गया कि वो क्या चीज होती है, वो एग्जैक्टली क्योंकि देखिए माइंड साइंसेस का तो वैसे ही नहीं पता पाकिस्तान में किसी को, ना हिप्नोटिज्म का एग्जैक्टली पता है कि हिप्नोटिज्म क्या है। इस वक्त अगर आप दोनों मुझे कहें कि मैं आपको हिप्नोटाइज कर दूं, आप विलिंग हैं तो ही मैं कर सकती हूँ। मैं कितनी ही बड़ी एक्सपर्ट क्यों ना हूँ, मैं इस तरह आपको देख के यहाँ बैठ के आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकती, क्योंकि आप विलिंग नहीं है। सही तो होता ही नहीं है। ये जो हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है ना कि आप किसी की आंखों में देख रहे हैं, बातें करते करते आपने उसको यूं किया और दैट्स इट, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको भी माइंड कनेक्ट करना जरूरी है। एग्जैक्टली, आप विलिंग नहीं हॉलीवुड मूवीज के हमारे यहाँ भी एक चैनल पे हो रहा है। ये कोई मैजिक नहीं है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये वाली चीज वाकई क्या होती है कि जब कोई फकीर आता है वो तो आप दे देते हैं और आपको पता नहीं चलता आपके। बेसिकली सबीन वो मैजिक है जिसको लोगों ने हिप्नोटिज्म का नाम और जिसको डिस्करेज, एग्जैक्टली वो रियल में मैजिक है कि आपका दिमाग जो है वो कंट्रोल में कर लिया मैजिक से, और फिर आप वही कर रहे हैं जो सामने वाला आपसे करवा रहे हैं। ये 1% भी इसमें माइंड साइंसेस का या हिप्नोटिज्म का कोई रोल नहीं है। अच्छा, वो जो दूसरी बात आपने की कि हॉलीवुड या फॉर दैट मैटर हमारे यहाँ भी हम कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शोज भी कर रहे हैं, इससे मुतालिक वीडियोस भी आती हैं कि जिसमें वो एक्टर्स के साथ भी वो बात करते करते वो यूं करते हैं कि आपको सुलाऊं आप सो जाते हैं, आपको जगाऊं आप जाग जाते हैं, तो ये हिप्नोटिज्म होता है? नहीं, ये भी हिप्नोटिज्म नहीं होता। जैसे मुझसे बहुत सारे लोग आके ऐसी ही चीज़ें डिफरेंट चैनल्स पे या कहीं लोगों के पास देख के आके कहते हैं जी माइंड पढ़ना सिखा दें। मैं एक चीज़ कहती हूँ कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने अगर बाउंड्रीज रखी हैं, अगर सोचिए कि इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं, आप मेरा माइंड पढ़ लें तो दुनिया शायद क़यामत से पहले ही ख़त्म हो। एब्सोल्युटली। अल्लाह ताला ने अगर कुछ बाउंड्रीज रखी हैं तो बेशक उसके लिए कोई मसलहत है, तो मैं कभी भी वो चीज़ को आगे नहीं लोगों को कहती कि हाँ जी आप जाइए, वो नजर आ रहा है आप सीख लें जाके। अच्छा, हमारे वक्त बड़ा कम है, हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम अपने सेट पे क्रिएट करें। शुएब विलेंगे, आप विलेंगे ना? जी मैं विलेंगे। कुछ आई थिंक नादिया ज्यादा बेहतर बता सकती हैं कम वक्त में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सो दैट हम लोगों को भी अंडरस्टैंड करा सके कि ये होता है। बताना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इस तरफ नहीं हम जाएंगे, वो ऑलरेडी नादिया ने बताया। इस तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, इस तरफ नहीं जाएंगे, राइट टर्न ले लेंगे, लेफ्ट नहीं लेंगे हम। क्या हम अभी कर सकते हैं? मुझे बताइए, आपका कोई लाइफ का ऐसा फोबिया या कोई ऐसा डर खौफ हर इंसान में होता है। मैं ये मान नहीं सकती कि कोई कहे कि मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं। ये अपना अकाउंट नहीं चेक कर सकते। अच्छा हाँ, एक मेरा फोबिया ये है कि मैं जब एटीएम यूज करने जाता हूँ तो मैं चिट नहीं, एक तो निकालता नहीं हूँ, अगर निकले तो मैं देखे बगैर उसको फेंक देता हूँ। आई कांट सी दैट चिट, नो मैटर उसमें पैसे हैं नहीं है, आई कांट सी दैट, आई डोंट नो व्हाई, बट आई कांट सी दैट। एक तो ये मेरा फोबिया है। दूसरा मेरा फोबिया है, मैं कुछ एनिमल्स ऐसे जिनको मैं हाथ नहीं लगा सकता, नो मैटर व्हाट, लाइक स्नेक, आई कांट टच इट। कुछ भी हो जाए, तो मैं भी नहीं कर सकती। तो कोई ऐसी बात बताइए, आप स्नेक पे जा रहे हैं, मैं तो कैट और डॉग्स को भी नहीं हाथ लगा सकता, अपने अपने फोबियाज होते हैं, तो मैं नहीं लगा सकता उनको हाथ। एक जो फोबिया मेरा जिसको मुझे लगता है मैं ओवरकम कर लूंगा, बिकॉज मैं काफी अर्से प्रोसेस में हूँ कि मुझे वो करना है, वो है स्काई डाइव का, जो कि मैंने इंशाल्लाह कर लेना है। वो मेरा एक फोबिया है जो कि जिसको मैंने निकालना है अपने अंदर से। आई थिंक हाँ ठीक है, ओके। क्योंकि टाइम नहीं है इतना, तो क्या मैं यहाँ से सीट से अभी उठ के आपके पास या आप इधर आ जाइए। ओके,
चलें, आपका पहले हम करते हैं, लेकिन वही बात है, ये इसी वक्त तो नहीं पता चलेगा, ये आप अपने प्रोग्राम में बाद में बता सकते हैं कि आप पे क्या फर्क पड़ा। हाथ लाएं अपना। हम पहले करते हैं, आपको जो चिट निकालने का एक फोबिया है आपके अकाउंट का, ठीक है? आंखें बंद करें। चलें, अब ऐसा कीजिएगा, आज आप अपना अकाउंट चेक कीजिएगा और किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाके इमेजिन कीजिएगा कि आपने डाइव मारनी है, वहां से चेक कीजिएगा, डाइव मार ना दीजिएगा जाके। ख्याल कीजिएगा चोरी करना। अच्छा, मैं इससे ऐड करता हूँ, इस सारे मोमेंट में जब खामोशी थी, आई फेल्ट अ चेंज बिल्कुल लास्ट 5 सेकंड्स में। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, देयर वाज समथिंग। और देखिए, मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर हमने हाथ पकड़ के बैठना है, मुझे नहीं पता हम कितने खामोश रहेंगे, लेकिन मुझे सिग्नल मिला कि नाउ जो भी हो रहा था इट्स डन, और मैं अब मुझे वो कहेंगे कि आंखें खोलो, मैंने आंखें खोल ली। एग्जैक्टली, मैं बताती हूँ आपकी ऑडियंस को कि मैंने क्या किया है। मैंने आपके हाथ पकड़ा, ठीक है, आपसे कनेक्शन बिल्ड किया, पहले बॉडी से फिजिकली आपसे कनेक्शन बिल्ड किया, उसके बाद मैंने आपके सब कॉन्शियस को टारगेट किया और आपके सब कॉन्शियस को मैंने कमांड दी है कि अब आपको जो भी ये फोबियाज हैं वो आपकी बॉडी से मैंने एक एनर्जी की सूरत में निकाल दिए हैं इस वक्त, और वो मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे वो निकलते हुए नजर आए हैं कि वो आपकी बॉडी से निकले, तो इसीलिए मैंने आपको कहा अब आप इसको चेक कीजिएगा। ओह माय गॉड, वेरी नाइस, जबरदस्त। मुझे लगता है देखिए, ये जो पॉजिटिव हम कह रहे हैं ना कि इसका पॉजिटिव यूज कैसे किया जा सकता है, सो ये एक एग्जांपल थी कि आप अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको किसी तरह से ओवरकम कर टाइम कम है, मैं एक छोटी सी, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, एक मैं शेयर करूंगी। मेरे पास वैसे तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास एक खातून आई, उनके बहुत सारे फैमिली इशूज थे, तो वो बहुत बिल्कुल उस जगह पहुंच चुकी थी कि वो कहती थी मेरे छोटे 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं उस जगह हूँ कि बस मैं खुदकुशी कर लूंगी, अब मैं जीना नहीं चाहती। तो मैंने उनको हिप्नोथेरेपी सेशंस दिए। आप यकीन करें, पहले सेशंस में वो सिर्फ रो रही थी और मुझे उनकी कोई बात रोने में समझ नहीं आई थी। सेकंड सेशन पे जब वो आई हैं मेरे पास और उन्होंने सेकंड सेशन ख़त्म हुआ और उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा था कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपके सिर्फ पैरों को हाथ लगा के आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं जीना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि लाइफ वैसे ही है मेरी, लेकिन मुझे जो पॉजिटिविटी आपने दिखा दी है ना कि नहीं, लाइफ में सब कुछ होता है, उसको फेस करना चाहिए। अक्सर फेसबुक पे, वो इंस्टा पे हम एक वो देखते हैं ना पिक्चर के पीछे आग लग रही है, एक बंदा सामने बड़े मगन, पीछे कुछ भी हो रहा है जिंदगी में, आगे चला जा रहा है। तो लाइफ आपकी वहां आ जाती है सेल्फ थेरेपी से कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आप उसको फेस करने के काबिल हो जाए। अच्छा, इसमें हमने ये भी सुना था कि मेडिसिन में इसका बड़ा काम है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसमें आपको एनेस्थीसिया देना होता है, अगर आप नहीं देना चाहते ड्यू टू एनी ऑब्वियस रीजन, सो आप इसका इस्तेमाल करते हुए पूरे ऑपरेशंस कर लेते हैं, डिलीवरीज हो जाती हैं। वैसे तो अगर गूगल पे आप सर्च करें तो इसकी बहुत सारे आपको वेस्ट में आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे, क्योंकि मैं इस वक्त आपके सेट पे हूँ, तो मैं लाइव आपको वो चीज बताऊंगी जो आपके ऑडियंस के लिए भी बड़े मजे की और आप भी एंजॉय करें। आपने भी सुना होगा, जब टैटू बनवाते हैं तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। मैंने एक ये बनवाया और मैंने एक ये बनवाया यहाँ टैटू। तो जब मैंने ये फर्स्ट बनवाया तो मेरे टैटू आर्टिस्ट ने मुझे पूरा ब्रीफ किया ना, तो ओके ठीक है, फिर मैं बैठ गई यूं कर मैं फोन यूज कर रही हूँ। तो वो चौथी दफा में वो रुक गए और मुझे कहने लगे हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको पेन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा मुझे नहीं हो रहा, और उन्होंने ये 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। तो उन्होंने मुझे कहा नॉर्मली मुझे 1 घंटा तो लगता है, ये 1.5-2 घंटे इसमें, क्योंकि लोग इतना रुकवाते हैं। एग्जैक्टली। फिर जब मेरा ये बना, क्योंकि ऑब्वियसली ये देखिए इतनी सेंसिटिव जगह होती है, ये भी ये हुआ 20 मिनट्स में ये मेरा खत्म हो गया। तो उस दिन तो उन्होंने बिठाया और मुझे कहा कि आप मुझे आज बताए बगैर जाएंगी नहीं कि क्या रीजन है कि आपको पेन नहीं होता। और इसके बाद जिन लोगों ने बनवाया उनको शायद पता होगा कि इसके बाद स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, आपको थोड़ा केयर करनी पड़ती है। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड को ये ट्रेन किया था कि एक एंजॉयमेंट की चीज है, मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, इस पेन को भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो ये सारा कुछ देखिए, जो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि
कोई भी बीमारी भी आपको होती है, ठीक है दवाई जरूरी है, बट कहते हैं यहाँ से है सब। एग्जैक्टली सभी So ये हम तो नॉर्मली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वही होते हैं कि हम ये बात सेंटेंस यूज़ तो करते हैं लेकिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता। हम अक्सर अपनी टीम के लिए ये बात यूज़ करते हैं कि भाई उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी वो तो हार गए थे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से हार गए थे। ऐसे जिस दिन आप यहाँ से जीत जाएंगे जिंदगी में, आप जिंदगी में हर चीज़ फेस करेंगे। इसका मतलब है बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि जानलेवा बीमारियां होती है जिसमें लोग बहुत अरसा स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप इसको ऐड कर लें, मैं ये नहीं कहता कि आप बाकी चीजें छोड़ दें, वो आप ज़ाहिर पूरा करें, इसमें ये ऐड कर लें ताकि आप यहाँ से स्ट्रांग हो जाएं। जो लोग कहते हैं ना विल पावर, आपका ये विल पावर है ना, आपका ये यहाँ से आपका विल पावर है। अगर आप यहाँ से जीत गए किसी भी बीमारी से तो आप यकीन करें कि आप उससे जीत जाएंगे। वाह, आपने ये इस अगर सीखना हो किसी ने भी, कोई सीखना कहाँ से होता है ये? आप कांटेक्ट कीजिए, हम ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं जी। एग्जैक्टली हमारा प्लेटफॉर्म भी है माइंड पावर आर्टिस्ट के नाम से, उस पर सर्च कीजिए, हमारे कांटेक्ट नंबर हर वीडियो पे आ रहे होते हैं, तो उसके जरिए कांटेक्ट कीजिए। अच्छा मुझे बताएं, हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि आपने फॉर एग्जांपल किसी ईमेल या फॉर दैट मैटर किसी को आपने एक मैसेज पहुंचाना होता है कि आप वो काम करें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से बैठे बैठे किसी को एक मैसेज पहुंचाना है कि अच्छा आप ये काम करो, तो हाउ डू यू डू दिस? जैसे हम नॉर्मली, आप ये मेरा ख्याल है पूछना चाह रहे हैं कि उसको क्या फील होता है? नहीं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं एक साहब हैं जो कि वो दूर हैं, मुझे उनको एक मैसेज मुझे एक मैसेज कन्वे करना है विदाउट टेक्सटिंग ना, तो मैं यहाँ सभी अच्छा कंटिन्यू तो मैं वो मैसेज कैसे कन्वे करूं? बस मैं समझ गई आपकी आप फिक्र ना करें, मैं इसका जवाब मैं समझ गई हूँ। भाई देखिए मैंने आपका माइंड पढ़ लिया कि मुझे समझ आ गया आप कहना क्या है। मैसेज कन्वे कर दे। आप मुझे बंदा बता दें, मैं खुद ही भेज देती हूँ रिमाइंडर। वो आपको ब्रेक में बता चले प्लीज। तो आप करती, जैसे अभी मैंने आपके साथ किया कि आप किसी के भी सबकॉन्शियस को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब मुझे किसी को दुनिया में कोई कहीं भी है, मैं उसकी हीलिंग भी कर सकती हूँ किसी प्रॉब्लम के लिए, उसकी टेलीपैथी करके उसका बिहेवियर उसका किया जाता है इस तरीके से कि आप उसके सबकॉन्शियस को टारगेट करते हैं और उसको ये मैसेज भेजते हैं। अच्छा, इधर से मैंने तो मैसेज भेज दिया, अब सवाल ये होगा जिसको मैसेज गया उसको क्या फील आई, उसको कैसे पता चला। हम नॉर्मली कभी बैठे होते हैं ना, हमें ऐसे कुछ ख्याल आता है, तो जब सामने वाले को मैसेज मिलता है तो उसको ख्याल ये आएगा कि हाँ मैंने इतने दिन से उससे बात नहीं की, चलो मैं खुद ही कॉल कर लूँ। या किसी की नाराजगी अगर है तो उसको खुद से अंदर से वाइब्स आएंगी कि चलो यार कोई बात नहीं है, इसको सॉर्ट किया जा सकता है। अगर मैंने यही मैसेज भेजा है, सम टाइम एक टेक्निक होती है टेलीपैथी में जो बहुत प्रैक्टिस के बाद आती है कि इसको कहते हैं टेलीपैथी में कॉपी पेस्ट टेक्निक, कि अगर आप चाहते हैं किसी से फौरन के फौरन वो काम हो तो आप सेम स्क्रिप्ट बना के उसको भेजेंगे, ठीक है, और वो वही बंदा वो सेम स्क्रिप्ट आपको आके सुनाएगा। यार आप बहुत काम की बंदी है। मैं सीखने का पाऊंगा आपके पास। जरूर कितना अरसा लग जाता है? देखें अभी जो मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, मेरे भी लास्ट स्टूडेंट एक हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने सीखा और मैं बड़ी खुश हूँ। वो बड़े खुश होते हैं कि टीचर मुझसे बड़ी खुश हुई है। उन्होंने लिटरली, आप यकीन करें, 30 डेज में, और उन्होंने जब मुझे अपना पहला टास्क मैंने उनको दिया और उनका मुझे 4 दिन के बाद मैसेज आया कि ये एक बंदा था, मुझे इससे अपने पैसे लेने थे जो मुझे ये देने को तैयार नहीं था, इसने मुझे 70% पे कर दिया। भाई मेरी तरफ खुदाफिज, यहाँ से मैं जा रहा हूँ उनके साथ। मेरे बहुत सारे पैसे लोगों ने देने, तो मेरा ख्याल है अब मैं ये काम जरूर करूँ। लेकिन अच्छा वक्त पर तुम्हारी तरफ से पैसे मंगवा वो एक ही बात है वैसे, एक ही जगह से आने। एनीहाउ ऑनेस्टली वक्त बड़ा मुख्तसर था, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक के जाने में। तो लेकिन हम आपको बार-बार बुलाते रहेंगे, हमने बहुत एंजॉय किया है। मैं ये चाहती हूँ कि हम एक सेगमेंट करें जिसमें हम हिप्नोटाइज जो हम बता रहे होते हैं ना, वो भी हम जरा लाइव करके दिखाएं, बिकॉज वो जिस तरह से नादिर ने बताया कि अगले इंसान की विल है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सॉरी, तो कॉन्सेंट के साथ छोटी सी बात और ऐड करूंगी, इससे आप इसमें डिफरेंट वो इसके प्लेटफॉर्म्स है ना, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑरा, जिसमें आप सीख के अपने आप को, अपनी ऑरा एनर्जी को एक्टिवेट करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लाइफ में आपको जो चाहिए वो आप हासिल कर सकते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल, अगेन सॉरी, छोटी सी मिसाल दूंगी। मैंने अभी लास्ट अपनी जो मैनिफेस्टेशन की, बहुत कॉमन वर्ड है, लोग सुनते हैं इसको, मैंने लास्ट मैनिफेस्टेशन की, मुझे अपने लिए रिवो गाड़ी लेनी थी, ठीक है।
मेरे हस्बैंड तक मुझे मैसेज पहुंचाना था और मैंने उनको मैसेज पहुंचा के टेलीपैथी के जरिए सम टाइम होता है शायद सबीन आप लोग समझ सकें कि आपकी थोड़ी सी ईगो आ जाती है, नहीं मैं क्यों कहूँ ये बात, मुझे सामने नहीं वाला खुद ही कहना। फील, मुझे नहीं कहना, वही वो लड़कियों वाली टॉक ना कि मुझे नहीं कहना। तो मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज पहुंचाया और आप यकीन करें कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड खुद ही कहने लगे मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी चेंज कर दूं तो रिवो ले लेते हैं। ओहो, तो और मेरा मैं मियां इस वक्त मैं अल्लाह करे रिवो ये ले शो रही ना हूँ सुन रहा हो। तो ये मेरी अफर्मेशन है। मैं चाहती हूँ मेरा मियां आपके इस वक्त ये शोहर शो ना को देख वैसे रहा भी हो। आपकी सारी बातें मान जानी चाहिए, वरना काम जरा मुश्किल है। लेकिन आपको हम ब्रेक में भी कुछ तंग करेंगे, आप बैठे रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। हम बढ़ेंगे ब्रेक के दिन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। मासूमियत और मोहब्बत का हसीन इम्तजाज। खूबसूरत यादों से मैं गुजर कर आई हूँ। मैं इस तरह बनना चाहती। हाय अल्लाह, ये मैंने कब बोले? फिल्म्स ऑफर हुई आपको? शौक बहुत था तैयार होने का। मनाता कौन है पहले? मुझसे मिलिए बहुत जल्द। कहाँ? स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 में। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त आसिम यार टिवाना के साथ। इस एक्टर को कास्ट करना है बिकॉज इसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं। I have tears in my eyes. Only on PTV Home. सितारों का जहां रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। अब ना फसाना, अपनी है कहानी, सबको है सुनानी, अपनी जुबानी। एक है अदाकार, दूजा बेकार, डीजे पे तो है बस उर्दू ही सवार। अम्मा पे तीनों को बयाने का बुखार, और इनमें भरी है लालच बेशुमार। यहाँ मिलेंगे सब रंग हमारे संग, ऐसे ना दूर जाइए। मिल गया एंटरटेनमेंट का खजाना, अब अंदर तशरीफ लाइए। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज तो होता है कि रोलर कोस्टर राइड पे हम लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह हम इंजॉय भी कर रहे हैं, जो मौजूद भी ऐसे हैं। अच्छा, ये जो हम बात करते हैं ना कि सोच की, ख्याल की, एहसास की, द फीलिंग्स एंड एवरीथिंग। सो आज का जो हमारा मौजू है कि अपनी ड्रेसिंग से, अपने आउटफिट से हम कैसे अपने ख्यालात को बदल सकते हैं,
किसी मीटिंग के हवाले से, किसी गैदरिंग के हवाले से, किसी भी इवेंट के हवाले से। सो इस मौजू पे आज हमें बात करनी है। हमें ज्वाइन किया हामिद सईद साहब ने, वार्डरोब कंसल्टेंट है, कई दफ़ा इनसे हमारे सिटिंग हुई है, बड़ा हम एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन आज का मौजू बड़ा मजे का है, इनक्लोज्ड कॉग्निशन ये क्या है? हामिद सईद साहब को करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जबरदस्त सर, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह गुड, आज थैंक यू फॉर हैविंग मी। आते हुए क्या सोचा आपने कि अच्छा ये पहनना चाहिए और ये रेड या पिंकिश टाई होनी चाहिए? देखें, आई ऑलवेज से कि जब भी आप कहीं शो पे जाते हैं या कहीं इंपॉर्टेंट इवेंट पे जाते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आप पहने क्या। आई वुड से कि अगर आप डार्क कलर पहन लेते हैं, जैसे मैंने डार्क कलर का सूट पहना हुआ है, नेवी सूट है। नेवी सूट मीन्स पावर भी है इसमें अप्रोचेबिलिटी भी है। ऑब्वियसली हैव टू टॉक टू यू से फ्राइडे, ठीक है। और दूसरा ये है कि वाइट शर्ट है, वाइट शर्ट मीन ट्रस्ट मी, वाइट शर्ट मीन क्रेडिबिलिटी। तो ऑब्वियसली जहाँ भी जानते हैं आपको लगना चाहिए कि आप क्रेडिबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, अंदर से भी ट्रस्टवर्दी वैसे होने चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आप अंदर से ऑनेस्ट नहीं हैं और आप बाहर से ऑनेस्ट लग रहे हैं। आप किसी की ड्रेसिंग देखकर बता सकते हैं कि वो शख्स उस दिन कैसा फील कर रहा है या क्या थिंकिंग चल रही है? मैं उस लेवल की तो नहीं बता सकता जैसे अभिषेक बता रही थी। नॉट लाइक दैट, बट स्टिल यू नो, जैसे हम कहते हैं कि काला रंग किसी ने पहना है तो रंगों को जिस तरह हम कर रहे हैं ना कि काला रंग अगर पहना है तो हो क्या सोग मना रहे हैं, ये हम अक्सर इस तरह के बातें कर रहे होते हैं। उस पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि इवन ये बंदा किस प्रोफेशन में, अगर उसने प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े पहने हुए हैं, जैसे अगर किसी ने सूट पहना हुआ है, डार्क सूट पहना हुआ है, व्हाइट शर्ट पहनी हुई है और सर में पावर टाई है, तो मोस्टली आप समझेंगे बैंकर है, फाइनेंस फील्ड का है, या मे बी CEO है ऑफ ए कंपनी है एंड ऑल दैट। तो ड्रेसिंग जो है वो बताती है आपके आप एक्चुअली कौन हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा रिवर्स करते हैं इसको। रिवर्स करने का तरीका ये है कि आप खुद बताएं कि ड्रेसिंग के साथ आप कौन हैं। इन अदर वर्ड्स जो है ड्रेसिंग के साथ नॉन वर्बल मैसेजेस देते हैं। नॉन वर्बल मैसेजेस क्या हैं? बिफोर यू utter a single word out of your mouth, you have spoken everything all about you. खैर शोएब के बारे में बताएं। आज इनकी ड्रेसिंग से आपको क्या लगता है? फिर मुझे इंतहाई लग रहा है कि कौमी लिबास पहना हुआ है ऑब्वियसली, यू नो, और उसके बाद बड़े जैसे ट्रेडिशनल इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है, फ्राइडे के लिहाज से इंतहाई अप्रोप्रिएट है। लेकिन ये भी नहीं है कि जैसे ना कौमी लिबास है और वो उसमें एक्चुअली कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसी में सोऊंगा, इसी में उठूंगा, सुबह मुंह धोऊंगा, उसके बाद जनाब आके शो में बैठ जाऊंगा। तो आई एम ग्लैड दैट ही डिडंट डू दैट। So he looked perfectly all right for the program and everything. सर अब तोपा का रुख इस तरफ कर लीजिए। मुझे माफ कर दें। तो anyway, तो नॉन वर्बल मैसेज आपने देने हैं। नहीं बताए ना इनके बारे में, ये क्या बात हुई? देखिए, प्लीज, she's always charming, you know, that's all I can say, you know, I mean, she always पता ना खातून बैठी है तो पंगा नहीं। शो बिज़नेस में आप कुछ भी पहन सकते हैं, यकीन करें। क्योंकि शो बिज़नेस खवातीन के पास है सिर्फ। खवातीन भी, मर्द भी, you know, आप कोई लाउड कलर भी पहन सकती हैं बिकॉज यू कैन कैरी इट एंड यू नो मे बी योर जॉब, योर पोजीशन दैट यू नो यू कैन अफोर्ड टू डू दैट। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो आप यू नो यू हैव टू रियली थिंक अबाउट दिस कि आपने क्या पहना। तो नॉन वर्बल मैसेज की बात हो रही थी, आपने अपने को कामयाब दिखाना है, आपने यू नो पीपल शुड परसीव यू क्या कामयाब हैं, आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, आप में अथॉरिटी है, पावर है, आप अप्रोचेबल भी लगते हैं और सबसे बड़ी बात है आप ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल भी लगते हैं। तो ये सारे मैसेज आपने ड्रेसिंग से देने हैं। सर अक्सर ऐसा होता है कि बाकी हम जो ड्रेस सेलेक्ट करते हैं या समटाइम्स ये भी होता है कि आपको चूंकि वो मौजूद ही वो एक आउटफिट होता है वो पहन लेते हैं, आप अच्छा नहीं फील कर रहे होते और आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। वाकई वो शायद उसकी फिटिंग के हिसाब से भी हो सकता है या उसके कलर के हिसाब से भी हो सकता है, ओवरऑल लुक के हिसाब से हो सकता है। सो ये वाकई इसका इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, जब मैं व्हाइट पहनता हूं आई फील हैप्पी एंड आई फील गुड। आई डोंट नो व्हाई। व्हाइट इज समथिंग दैट ऑलवेज यू नो समथिंग जो मुझे अच्छा लग रहा होता है। ब्राउन इज समथिंग जो कि जब भी मैं पहनता हूं ना मुझे अच्छा